Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box PSL Special 2025, and I'll pick up from where I left. 6 teams and 0 fare. The exciting games in the PSL are going on. Yesterday it was a double header where in the first match Quetta Gladiators defeated Multan Sultans by 2 wickets, and in another match Lahore Qalandars defeated Peshawar Zalmi by 26 runs and also qualified for the playoffs. So it's the first टाइम कि पेशावर ज़ल्मी ने HBL PSL की हिस्ट्री में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, और एज वी स्पीक अनदर गेम विल बी प्लेड टुडे बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स। और बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं। इंडियन मीडिया जो कि एक वॉर मॉन्गर मीडिया है, उनकी जानिब से ये क्लेम किया जा रहा था कि इंडिया ने एशिया कप के लिए विड्रॉ कर दिया है, लेकिन खुद अभी BCCI ऑफिशियल्स ने आके इसकी तस्दीक कर दी है कि इंडिया ने फिलहाल ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो हम पूछेंगे आज अपने पैनलिस्ट से कि अगर इंडिया की जानिब से ऐसा कुछ किया जाता है तो फ्यूचर क्या होगा एशिया कप 2025 का। एंड टुडे आई एम जॉइंड बाय क्रिकेट एनालिस्ट असगर अजीम। असगर, वेलकम बैक टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खैरियत से हैं, और हमारा मुल्क पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, ये भी खैरियत से। तो असगर, जैसे कि स्पेकुलेशंस आ रही थी फ्रॉम इंडिया कि शायद वो विड्रॉ कर देंगे एशिया कप से, जो कि गालिबन सितंबर अक्टूबर की विंडो में होना है, लेकिन खुद अभी BCCI ने जाके ये बता दिया है कि जी ऐसा कोई डिसीजन हमने नहीं लिया है। तो इंडियन मीडिया एक बार फिर से गलत साबित हुआ है। देखिए ज़रा, इंडियन मीडिया के हवाले से तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि इस पर एतमाद करना इंतहाई मीडिया के लिहाज से तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी, और इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर लगी हुई है, बायलाइन लगी हुई है रिपोर्टर के कि BCCI ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, और उस पर बाकायदा रीज़न लिखा हुआ है कि वो मोहसिन नकवी का सामना नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड में इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस वक्त मोहसिन नकवी के सामने बैठे इस इब्रतनाक शिकस्त के बाद जो पाक फौज ने उन्हें दी है। ये एक्सप्रेस में, जो इंडियन एक्सप्रेस है, अखबार है, बड़ा मोतबर अखबार समझा जाता है इंडिया में इसको, उसमें ये खबर लगी हुई थी और ये खबर सुबह से गश्त कर रही थी। लेकिन अब जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जरिए ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी फैसला नहीं किया है, ये कबल अज वक्त है। आई थिंक इंडियन बोर्ड के सेक्रेटरी ने खुद जो है ये बात की है, और उनका ये भी कहना है कि हम वक्त आने पे ये उसका फैसला करेंगे। लेकिन व्हाट इफ दिस कुड हैपन, तो उसके बाद फिर क्या फ्यूचर होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, जो वुमेन्स मैचिंग एशिया कप है वो श्रीलंका में शेड्यूल है जून में इसी साल, लेकिन एशिया कप मेन जो है उसके लिए अभी वेन्यू का फैसला फाइनल नहीं हुआ है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी नहीं किया है, लेकिन इम्कान यही था कि रवां साल सितंबर में इंडिया में ये खेला जाएगा। दूसरी जानिब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टर से जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, असल मसला इंडियन क्रिकेट बोर्ड को आएगा और एक भारी नुकसान उनको उठाना पड़ेगा अगर वो यहाँ नहीं खेलते हैं, इस इवेंट से दस्तबरदार होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सूरत हाल में जहाँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो ऑपरेशन सिंदूर था जिसको हमने फिर दहकता तंदूर बना दिया था, क्या इसने थोड़ा सा बहुत अपना शेडो कास्ट किया है ओवर स्पोर्ट्स? देखिए, बिल्कुल इंडियन ने जो जाहिर है हम तो अमन के लिए बात करते हैं, हमारी तो तमाम इक़दाम भी अमन के लिए होती हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो या इंडियन मीडिया हो या इंडियन अस्करी क़ुव्वतें हों, वो सब के सब जंग के लिए की जानिब गामज़न होती हैं। और इसी तरीके से जो उनके वज़ीर आज़म हैं वो मेंटली जो है एक ऐसे शख्स हैं जो ना ख़ास, मुझे तो नहीं पता कि वो पढ़े लिखे भी हैं या नहीं, तो वो एक ऐसे शख्स हैं जिनसे हमें किसी को ख़ास उम्मीद भी नहीं है अमन के हवाले से। और इंडियन बोर्ड जो है वो प्रो
इंडियन गवर्नमेंट चलता है और वो इस चक्कर में लगा हुआ है कि किसी तरीके से क्रिकेट से तमाम तर ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए। हालांकि इससे इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होना है। वैसे ही अभी उसको जितना नुकसान हुआ है आईपीएल के चक्कर में, क्योंकि हमें जख्म लगाने आए थे, खुद जख्मी होके गिर गए, ढेर हो गए और हमें हमारे लिए वो बात कर रहे थे। तो अब आगे जाके हम ये देख रहे हैं कि इंडिया मजीद नुकसान उठाने के लिए की तरफ जा रहा है, चूंकि उसके मुझे नहीं लगता कि वो एशिया कप का बाइकाट करेगा। मेरा ख्याल है कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा इसका। अच्छा असगर, जैसे कि मुझे याद है 2023 का भी एशिया कप, उसमें जो कुछ इन्होंने किया वो दुनिया जानती है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरह रियून करने की इन्होंने कोशिश की वो भी हमने देखा, और इसके बाद अब दोबारा से कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो एशिया कप होने वाला है उसको भी सबताश किया जाए। एंड अगेन ये तो हॉकी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहां पर भी सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान की हॉकी टीम है उसके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अब बिल्कुल उन्होंने अब पाकिस्तान हॉकी के लिए भी वीज़े देने से इनकार कर दिया है और कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो शरीक ना हो। हालांकि पाकिस्तान अगर इवेंट में शरीक होता है और वो टॉप 1 या 2 पहली या दूसरी पोजीशन लेता है तो वो उसको प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करता है। बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वही बात है कि इंडियन गवर्नमेंट काम कर रहा है, इंडियन बोर्ड, और वो खेल और सियासत को दोनों को एक साथ मिला रहा है, जिसकी वजह से जो अमन के दाई समझे जाते हैं और अमन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म समझा जाता है स्पोर्ट्स को, उसको नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आलमी बरादरी को इस तरफ भी देखना चाहिए और इंडिया को जो है खासकर जो हमारी जो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है, मैं उनसे कहूँगा कि वो इस तरफ तवज्जो दें, FIH इस तरफ तवज्जो दे, ICC इस वक्त तक इस जानिब देखे। गो के ICC के खुद जो प्रेसिडेंट हैं वो मुतनाज़ा हुए हैं और एक सियासी ट्वीट उन्होंने किया और जिस पोस्ट पर हैं उस पोस्ट पर रहते हुए उनको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। मुझे अच्छी तरह याद है तो कि भारत का गेंद से खेल से खिलवाड़ जारी है। और मैं जय शाह से मुतालिक भी कुछ बात करना चाहूंगी असगर आपसे, क्योंकि अभी तक वो भी यही समझ रहे हैं कि शायद वो अभी तक BCCI के ही चेयरमैन है। तो इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, दीगर पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू नाम। और ब्रेक से पहले मैं यही बात करी थी कि बीइंग एन ICC चेयरमैन जय शाह को ये जेब नहीं देता है कि वो जाके किसी एक टीम को यानी कि भारत को ही सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो आजकल व्हाट्स योर टेक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एंड द मीडिया ने भी ठीक ठाक क्लास ले ली है उनकी। देखिए, जय शाह को ये बात समझनी चाहिए कि वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हैं और उन्हें ये जेब बिल्कुल नहीं देता कि वो किसी एक तरफ उनका झुकाव हो। लेकिन क्या कहें कि वो जहनियत है जो ISSR है या वो BJP है, हाँ, तो वो उसके बाकायदा रुकन है और किसी इंतहाई अहम वजीर के शायद करीबी रिश्तेदार भी हैं और उनका झुकाव बिल्कुल उसी तरफ है। और जो उन्होंने अपने इंडियन फ़ौज के हवाले से और जो तनाज़ा था उसके हवाले से जो उन्होंने सोशल मीडिया पे बात की, वो बिल्कुल ही इंतहाई निचली जात की सोच है। मैं समझता हूँ कि उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन दीगर तमाम रुकन ममालिक को, ICC को, उनको चाहिए कि वो इसका एहतसाब करें, वो इस पर बात करें। चूँकि जब ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर उस्मान ख्वाजा ने जो है गजा के लोगों से इज़हार यकजहती के लिए लगाया था अपने पैर पे, तो उन पर पाबंदी लगाई गई और उनके खिलाफ जो है वो ICC ने जो है बिल्कुल ठीक है असगर, आपका पॉइंट आ गया है। और इस वक्त फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, GTV पैनल का हिस्सा भी हैं और भारतीय मीडिया से मुतालिक उन्होंने जो जो बातें की थी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। बात कर रही हूँ साजिद खान साहब की। सर वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया ज़ारा आपको, ग्रेट असगर भाई को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर वही हाल है जो एक पाकिस्तानी का हाल है। यकीनी तौर पर पहले तो आपको बहुत ही आला प्रोग्राम करने पे मुबारकबाद, मगर सबसे पहले पाक फौज को, आर्मी चीफ साहब जो हमारे हाफिज कुरान है, जिस मुल्क में हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब हो, पाक फौज हो, फजाई हो, उन सबको सलाम यकीनी तौर पर। और दूसरी निसार भाई को मैं दोनों आर्डर से सलाम पेश करता हूँ। निसार भाई ने जिस तरह मोहब्बत से, खुलूस से पाकिस्तान का जब लफ्ज आ जाए तो तमाम चैनल जुड़ के बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम किया और यकीनी तौर पर जो यकीनी तौर पर इंडिया को मुंह की खानी पड़ गई। तो ये तमाम चीजों को बताना इसलिए जरूरी है। अमेरिका ह्यूस्टन में बहुत ज्यादा जिक्र होता है, बताया जाता है, ये प्रोग्राम
प्रोग्राम किया जाता है। जी टीवी में खासतौर पर स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के हवाले से मैं बहुत दिल की गहराई से निसार भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी पूरी मैनेजमेंट को मुबारकबाद के हकदार है। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन सर मैं ये जानना आपसे चाह रही हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि जो भारत की हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, अब वो क्रिकेट पर, दीगर स्पोर्ट्स पर भी गालिब आ रही है। जय शाह भी काफी वोकल रहे और भरपूर उन्होंने भारत को सपोर्ट किया बीइंग एन आईसीसी चेयरमैन। कि ये तो करना था, आईसीसी को चला कौन है, बीसीसीआई चला रहे अब्बा बेटे यकीनी तौर पर जो देख पेज में है तो उन्होंने तो करना है, इसमें तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। हमने अब अपने पाकिस्तान को आईसीसी में अपनी लॉबी बनाना चाहिए और पाकिस्तान के जैसे शाहिद आफरीदी हैं, वसीम अकरम है, मोइन खान है, राशिद लतीफ है, जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनको अपनी लॉबी बनाना चाहिए और फ्रंट पे आना चाहिए। जब पाकिस्तान का लफ्ज आ जाए, पाक फौज का लफ्ज, जिस तरह हमने पिंडी में उनको चने चुपा दिए, पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन में जो इनपुट डाला ना पाकिस्तान की आवाम ने और पाक फौज ने, तो इससे बढ़कर ये जदी नहीं हो सकती और ये हमारी कौम की जीत है, हमारी पाक फौज की जीत है। और सैयद मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला, पीसीबी के चेयरमैन, उनको क्रेडिट जाता है, तमाम फ्रेंचाइज के ऑनर को जाता है, तमाम खिलाड़ियों को जाता है। अब लफ्ज है पाकिस्तान, वो तो अपने हर तरीके से कोशिश करेंगे, जो आईपीएल जो टायर लीक है, 2 नंबर लीक है, उसको कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे, वो तो कामयाब नहीं होगी। अवाम ने पिंडी स्टेडियम में जस्टिस दे दी है, तो इससे साजिद खान साहब, ये जो भारतीय मीडिया है ये फिर एक बार दोबारा बेनकाब हो गया, इनका झूठ एक बार फिर सामने आ गया है, बिकॉज दे वर रिपोर्टिंग कि इंडिया विथड्रॉ कर रहा है एशिया कप से, लेकिन अभी बीसीसीआई ऑफिशियल्स आए और उन्होंने सिचुएशन को क्लियर कर दिया कि अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। देखिए वो तो करेंगे ना, उनका तो काम ही है ये। आईसीसी यकीनी तौर पर बीसीसीआई चला, 99% वो आईसीसी को चला रहे हैं, बीसीसीआई चला, मगर एशिया काउंटी के सदर जो है सैयद मोहसिन नकवी साहब, जिसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में स्टैंड लिया है, तो एशिया कप में भी हम स्टैंड लेंगे। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये पाकिस्तान के साथ मौजूद है। यकीनी तौर पर हम इस बात को कायम, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करनी है और आईसीसी यकीनी तौर पर उनको मुंह की खानी पड़ेगी बीसीसीआई चला है, मगर एशिया कप पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। अब पाकिस्तान को यकीनी तौर पर किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप में मोहब्बत, इत्तेहाद और एकजुटती होना चाहिए और एक सब मिलके एक बयान करें। ये चैनलों का जिस तरह मैंने बात की, यकीन चैनलों को भी जुड़ जाना चाहिए और खिलाड़ी को भी जुड़ जाना चाहिए। सिर्फ लफ्ज पाकिस्तान, पाक फौज और यकीनी तौर पर जब इस तरह की हम बात करेंगे तो वैसे ही बैकफुट चले जाएंगे, तो यकीनी तौर पर और बैकफुट पे चले जाएंगे, इनको मुक्ति नहीं पड़ जाएगी। बिल्कुल सर, बताएं मुझे कि आप कह रहे हैं कि साबिक क्रिकेटर्स को मुतर्रिक होना चाहिए और दीगर बोर्ड के लिए पाकिस्तान के लिए जो लॉबिंग करनी चाहिए, और आपने उसमें वसीम अकरम का भी नाम लिया। मेरे भाई, एक ऐसा क्रिकेटर जो मफाद परस्त हो, सेल्फिश हो, जो जंग खत्म होने के बाद ट्वीट करे और इज़हार यकजहती करे, आप उसका नाम इन मुहिब्बे वतन जो दीगर हमारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने खुल के काम किया, खासकर शाहिद आफरीदी हो जो कि एलओसी पे भी गए, रैली भी निकाला, बासिद है जिसने जो है ड्यूरिंग द जंग सारी जो है बातें जो है अपने सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब चैनल पे भी उसने की और दीगर क्रिकेटर भी आवाज उठाते रहे। लेकिन ये वसीम अकरम तो बिल्कुल गायब रहे और जब सीज फायर हो गया तो उसके बाद कूदे। तो ऐसे शख्स का नाम लेना मैं नहीं समझता कि मुनासिब है कि या इसको किसी कमेटी में भी लिया जाए। देखिए असगर भाई, एज जर्नलिस्ट, टॉप जर्नलिस्ट, आपकी बात का एहतराम करता हूं और हमारा काम, आपका काम अब इस टाइम यही बात करना, हमने जोड़ना है। अगर वो नहीं कर रहा, ये प्रोग्राम पूरी वर्ल्ड वाइड जा सकता है, प्राइम टाइम पे प्रोग्राम है, हमने नाम इसलिए लिया, हो सकता है उनको यकीन के ऊपर कुछ पाकिस्तान की जदी ज्यादा, शाहिद आफरीदी का जिक्र किया, मोइन खान का जिक्र किया, शोएब अख्तर का जिक्र किया, जितनी भी क्रिकेटर है मैं सबको कहता हूँ चलो इनको हटा दो, चलो सबको अब एक पेज पे आना चाहिए। लफ्ज पाकिस्तान नहीं, सबको नहीं हटा दो साजिद, जो लोग ऑन द टाइम खामोश रहे उनको हटा दो, जो लोग साथ देते रहे अपने मुल्क का, अपनी फौज का और बाकायदा फेस पे आके लड़ते रहे, वो तो हमारी आंख का तारा है, उन्हें क्यों हटा दें? जो खामोश रहे उनको साइड करें, उनको किसी कमेटी में लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हीं का कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं उन्हीं का कह रहा हूँ। बाकी को जिनका मैंने नाम लिया 200% वो उनको हमने सपोर्ट करना है और सपोर्ट करना ही हमारी ये जज्बी है और ये जस्टिस बता रहा पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान के बुरे वक्त में साथ ना दे तो उनको पहली फुर्सत में उनको साइड पे कर दिया जाए। जो लोग काम कर रहे हैं, वसीम अकरम की बात हटा दें, आप शाहिद आफरीदी की बात करें, शोएब अख्तर की बात करें, मोइन खान की बात करें और जितने भी
क्रिकेटर हैं, हॉकी प्लेयर हो, जहांगीर खान हो, जितने भी लोग हैं, अब पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। जर्नलिस्ट की बात करूं, शो बिजनेस की बात करूं, अब यकीन लो ये जदीद का टाइम है और आर्टिस्ट की बहुत बड़ा है, सिंगरों का बड़ा अहम रोल है और ये चीज वाजिब होना चाहिए और हमें कमेटी बनाना चाहिए इस मौके पर सैयद मोहसिन नकवी साहब को। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है एंड मुझे अभी ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे पीएसएल से मुतालिक, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स हैव बीन ऑफिशियली एलिमिनेटेड फ्रॉम द पीएसएल और ये पहली बार हुआ है कि पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल की हिस्ट्री में अभी तक प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई वो इस बार नहीं कर पाई है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। तो पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज भी एक इंपॉर्टेंट मैच है बिटवीन कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्विकली जान लेते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुश्तबा हसन से कि ओवरऑल वो क्या पोजीशन देख रहे हैं। मुश्तबा, ओवर टू यू और मुझे बताइएगा कि ओवरऑल क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, फैंस कितने एक्साइटेड हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और आज पीएसएल सीज़न 10 का जो आखिरी मैच है, लीग का आखिरी मैच है, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ये मौका है कि वो आज का मैच अच्छे मार्जिन से जीत कर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ सकता है, जबकि कराची किंग्स जो कि ऑलरेडी दूसरे नंबर पर मौजूद है वो उसको एक नैरो मार्जिन की विक्ट्री जो है वो भी दूसरे नंबर पर बरकरार रखेगी और जब नेक्स्ट राउंड में जाएंगे तो उनके पास जो कॉन्फिडेंस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा कि दूसरे नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर है ये टीम। तो आज का मैच इस लिहाज से बड़ा अहम है, शायकीन क्रिकेट जो है इंतहाई पुरजोश है क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये मैच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये होम ग्राउंड मैच है और क्राउड की जो एक्साइटमेंट है वो, क्योंकि आज आखिरी मैच भी है यहाँ रावलपिंडी में, इसके बाद जो लाहौर में शिफ्ट हो जाएगा तो रावलपिंडी के जो शायकीन क्रिकेट है वो इंतहाई इस वक्त पुरजोश हैं। जी अच्छा मुश्तबा, मैंने ये देखा था कि जो ऑपरेशन बुनियानी मरसूस की पाकिस्तान को शानदार फतह मिली है उस पर ट्रिब्यूट्स पेश करने का सिलसिला भी जारी है। डे बिफोर यस्टरडे बरी फौज को ट्रिब्यूट पेश किया गया, यस्टरडे भी विटनेस के पाक एयरफोर्स को ट्रिब्यूट पेश किया गया, आज गालिबन नेवी का दिन है, तो इस एतबार से क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, तीनों दिनों देखा गया, आपने पहले दोनों दिनों देखा गया, पहले पाकिस्तान आर्मी और फिर पाकिस्तान फ़ज़ाइया को शानदार तरीके से उनको इन्होंने पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट है उन्होंने एक इस्तकबाल किया और आज जो दिन है वो पाकिस्तान नेवी के नाम का है। तो आज का दिन भी बाकी दो दिनों की तरह बल्कि हो सकता है उससे भी अच्छा हो क्योंकि आज यहाँ का आखिरी मैच है और शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अभी से ग्राउंड आना शुरू हो चुकी है और इसी तरह मिली नगमे और आतिशबाजी के जरिए पाकिस्तान नेवी के थ्रू को भी ये पैगाम दिया जाएगा कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो पाकिस्तान के तीनों अफवाज के साथ खड़ी है और किसी भी तरह के दुश्मन के जो ज़ाहिम है उनके खिलाफ पाकिस्तान के भरपूर साथ देगी, पाकिस्तान के आर्मी फोर्सेस का भरपूर साथ देगी और इसी तरह क्रिकेट के मैदान में भी वो पाकिस्तान आर्मी के साथ है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया और साजिद खान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। साजिद साहब, आज के मैच से मुतालिक तो हम देखेंगे बिकॉज दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच तो नहीं है, लेकिन जो बाबर की परफॉर्मेंस रही है गालिबन उन्होंने एक हिस्ट्री भी मीट कर ली है, 100 मैचेस खेली हैं पीएसएल के, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है 100 मैच खेलना, पाकिस्तान सुपर लीग करना, तीसरा 100 वो कर सकते थे, 94 पे रन आउट होना, मैच को फिनिश नहीं करना, ये सवालिया निशान जाता है। कप्तानी फ्रंट से नहीं की, जबकि पूरी दुनिया को पता है टॉस जीत के पहले बैटिंग करने को तरजीह, जो कल भी उन्होंने वही गलती करी, जो रेशियो है 7 मैचों का रेशियो है वो यही बताता था कि माइंड सेट होता है, फ्रंट ऑफ लीडिंग उनको नहीं आती, अपने लिए तो खेल रहे हैं मगर अपने लिए जो खेल रहे टीम को यकीनी तौर पर दोस्ती यारियों ने, जैसे मुल्तान सुल्तान का बेड़ा गर्क किया, रिजवान ने और पेशावर का बेड़ा गर्क कर दिया, ये बाबर ने, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। यंगस्टर को हम क्या सिखा रहे हैं? ये 100 पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान सुपर लीग के मैच खेले हैं और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा रन इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में बनाए, फिर इनको ये डिसीजन लेने नहीं आता, फिर फ्रंट से लीड करने नहीं आता, जब मैच फिनिश करना हो वह मैच फिनिश नहीं कर सकते। ये किस तरह के क्रिकेटर है, किस तरह को
वर्ल्ड रैंकिंग के प्लेयर है। पाकिस्तान के पास बैकअप नहीं है जिसका से नकदियां फिक्रिया है कि रिजवान और बाबर का डिस्कस किया जा रहा है। जब तक हम यंगस्टर को नहीं खिलाएंगे, यंगस्टर ने बड़ी अच्छी तो आमद दी है, आप देखें ना कितने अच्छे अच्छे यंगस्टर आ गए। तो यकीनी तौर पर आपको मौजूदा पाकिस्तान के जो हेड कोच है करने वालों को इनको सबक देना चाहिए, यंगस्टर को खिलाएं तो पाकिस्तान हो सीरीज यकीनी तौर पर बांग्लादेश से जीत जाएगी। साजिद साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है। असगर को मैं शामिल गुफ्तगू करती हूँ। असगर, क्या कहिएगा, जैसे कि सर फरमा रहे हैं कि रिजवान और बाबर ने मुल्तान और पेशावर का बेड़ा गर्क कर दिया है। देखिए, विन और लर्न दोनों ही बाहर हो गए और इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, जय और वीर की जोड़ियों की तरह। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस जोड़ी को जो है वो दीमक लग गया है, क्योंकि मुल्तान का जो हाल हुआ वो तसव्वुर में भी नहीं था कि मुल्तान इस तरीके से बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगी। पेशावर ने कोशिश की कमबैक करने की, और जो साजिद जिस मैच की बात करें, यानी कि जब सेकंड लास्ट मैच के पेशावर के जिसमें बाबर 94 रन पे आउट हुए, उसमें अगर थोड़े से और ये अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते तो ये मैच जीत सकते थे। बाबर को जो है रन आउट नहीं होना था, उस रन की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन वहाँ मैच उनके हाथ में था। नो डाउट के रन रेट ज़्यादा था, एवरेज ज़्यादा था, लेकिन वो मैच जीत सकते थे। लेकिन बाबर ने यकीनी तौर पर एक संगे मिल तो अबूर किया, उसने सेंचुरी तो की। अब भले उन्होंने रन्स की सेंचुरी ना की इस इवेंट में, लेकिन इन्होंने टोटल मैच खेलने की सेंचुरी की। ये भी लॉसेस ज्यादा हैं, 56 लॉसेस हैं, 44 विन्स हैं। तो मैं बात आपसे इस पर भी करूंगी। मुश्तबा भी हमारे साथ मौजूद है। मुश्तबा, बाबर और रिजवान अब दोनों ही पीएसएल्स के आउट हो चुके हैं। कल जब बाबर आउट हुए तो फैंस काफी ज्यादा मायूस थे, आपने क्या विटनेस किया? देखिए, बाबर की अगर ओवरऑल कैरियर देखा जाए तो बाबर ने अभी तक आपको कोई भी मैच जितवाया नहीं है। वो मैच फिनिशर के तौर पे अभी तक सामने नहीं आया। ठीक है, उसने इंडिविजुअल तौर पर 94 का एक हिंसा अबूर किया, लेकिन वो मैच जितवा ना पाया, वो अहम मौके पर आउट हो गया। तो इसी तरह शायकीन क्रिकेट कल उदास नज़र आए। शायकीन क्रिकेट को काफ़ी तवक्कुआत थी कि पेशावर ज़ल्मी का एक फ़ैन बेस है, वो काफ़ी कल बड़ी तादाद में क्राउड वहाँ पे मौजूद था पेशावर ज़ल्मी का, जो कि जब मैच ख़त्म हुआ तो काफ़ी मायूस नज़र आया, क्योंकि बाबर आजम से उनको काफ़ी उम्मीदें थी। बाबर आजम के अलावा हारिस से भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन बाबर आजम क्योंकि कप्तान थे, उनको उम्मीद थी कि बाबर आजम जो है उनको ये मैच जितवा कर अगले राउंड में ले जाएंगे। लेकिन कल जो शायकीन क्रिकेट उनको काफ़ी मायूसी नज़र आई। लाहौर कलंदर के जिस तरह लाहौर कलंदर ने परफॉर्म किया कल, उनको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया और बाबर आजम को एक मरतबा नाकामी का सामना करना। बाबर आजम पे इन्हिसार काफ़ी हो चुका है मेरे ख्याल से। रिजवान और बाबर पे जो प्रेशर है वो अब काफ़ी नज़र आ रहा है, और वो अब ग्राउंड में भी नज़र आ रहा है। जब भी आप मैच देखते हैं तो बाबर आजम जो है वो प्रेशर में नजर आते हैं। वो स्कोर तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह वो फ्लो नहीं कर रहे। फ्लो ऑफ स्कोर जो रन है वो उस तरह नहीं बना पा रहे। उनका जो रन रेट है या स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी मुतासिर कर रहा है उनकी बैटिंग को। साजिद खान साहब, जैसा कि आपने सुना भी कि बाबर भी फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, उधर रिजवान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। क्या इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगेंस्ट बांग्लादेश इन दोनों की जगह बनती है? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अब पाकिस्तान आगे जाएगा या पीछे जाएगा? जब तक आप पाकिस्तान सुपर लीग के कारकर्दगी करने वाले को अब नहीं शामिल करेंगे तो कैसे बैकअप बनाएंगे? हमें तो इनको रेस्ट कराना चाहिए, नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। कल रिजवान की कप्तानी देख लेना, कैसे कैच छोड़ा है, कैसे कप्तानी की है। कल मैच हारने वाला था ये, कल किस तरह मैच हारी है मुल्तान सुल्तान की टीम। आप मुझे बताइए, मुल्तान सुल्तान यकीन को फॉरवर्ड लीडिंग कैसे कहते हैं? जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कलर देवी की कप्तानी कर रहा है, जिसको कप्तानी करते हुए चेंज करते हुए नजर नहीं आए, और जिसको ये नहीं बताओ मैंने कब बॉलर को चेंज करना है, क्या मिड ऑफ पीछे नहीं करते, सिवाय एक शॉट मिड विकेट मारने के अलावा, स्वीप के मारने के अलावा क्या इनके पास शॉट है? फिर दूसरी की कप्तानी शो गई है। तो ये तमाम चीजें ग्राउंड रियलिटी है बताती है। फिर हम रिजवान और बाबर की बात करेंगे, क्या काम बाबर रिजवान से बाहर निकल जाए? भाई हमने टीम बनानी है, यंगस्टर को खिलाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, तो यकीनी तौर पर यंगस्टर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बहुत से यंगस्टर आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ गए। तो पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जो पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज है, उनको यंगस्टर को खिलाएं, कॉन्फिडेंस दें। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, दोस्ती यारें निभाएंगे, तो ये तमाम चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी, नावों पे ना जाएं। ठीक है साजिद खान साहब, साथ ही रहिएगा। असगर, क्या ये वाकई इज राइट टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम बाबर एंड रिजवान? बिकॉज माइक हैसन तो रिलेक्टेंट है, वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि दोनों T20 स्क्वाड में हों अगेंस्ट बांग्लादेश। देखिए, बाबर की जहाँ तक बात है, साजिद भाई का
एहतराम। लेकिन जो PSL के चंद मैचेस रहे, खासकर आखिरी 4 मैचेस, उसमें बाबर ने मैचेस जो स्कोर अच्छा खेला, अपनी बैटिंग को उन्होंने इम्प्रूव किया और फिर 94 रन की इनिंग्स जो थी वो भी बहुत अच्छी थी, उसमें इसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। लेकिन और बात है कि वो हमेशा की तरह मैच फिनिश नहीं कर सके और आउट हो गए। तो मैं समझता हूँ कि हम ये तो नहीं कह सकते कि करियर खत्म हो गया। मेरा ख्याल है कि अभी इनका करियर बाकी है और बांग्लादेश के अगेन आराम कराएं तो अच्छा है। लेकिन अगर माइक हसी समझते हैं कि बाबर को इन करना है तो बाबर को तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन क्या ये जो 94 रन्स जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, क्या इसकी वजह से पिछली सारी गलतियां माफ हो जाती हैं? नहीं, मैं इसकी वजह से नहीं कह रहा। उनके आखिरी 4 इनिंग आप देख लें। अच्छा। आखिरी 4 इनिंग आप ये देखें और उसको ये महसूस करें। और फिर अगर कोच की ये डिमांड है तो ठीक है, बाबर को तो हम इस परफॉर्मेंस पे कुछ कबूल भी कर लेते हैं। हाँ। कि चले कुछ वो आने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इस्लाह कर रहे हैं। लेकिन रिजवान के लिए तो मैं कहूंगा कि उसको हरगिज टीम में ना लिया जाए, अभी उसे डोमेस्टिक भेजा जाए और डोमेस्टिक में जब वो परफॉर्म करते हैं 2 सीजन तो फिर उनको लाया जाए। दूसरी जानिब ज़ारा, एक बात जो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है वो मिसबाहुल हक और सरफराज अहमद के हवाले से है कि इनको जो है चीफ सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी। इसमें मैं ऐड करूंगी जो साबिक चीफ सेलेक्टर है ना कासिम इकबाल साहब, उन्होंने इन दोनों का नाम लेके कहा है ये उम्मीद की किरण है। मैं देखिए उसी तरफ आ रहा हूं। मैं इकबाल भाई का भी बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन इकबाल भाई शायद आपके ऑब्जर्वेशन में ये बात नहीं आई कि मिसबाह और सरफराज आग और पानी है। आग और पानी का कभी मिलाप नहीं हो सकता। मिसबाह को सरफराज किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं है। यही मिसबाह है जिसने सरफराज के खिलाफ साजिशें की थी और उसकी बुनियाद रखी थी। खिलाड़ियों में ग्रुपबंदी की थी। उमर अकमल को और अहमद शहजाद को 1 साल की पुरानी परफॉर्मेंस पे श्रीलंका के अगेंस्ट वो टीम में लेकर आए थे। गो के श्रीलंका की बी टीम आई थी और उस सीरीज में भी सरफराज टॉप स्कोरर थे अपनी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन उन्हें जो है ये कहकर बाहर किया गया कि आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए आपको कैप्टनसी से हटा दिया गया। उसके साथ साथ मिसबाह के साथ फिर वकार का नाम भी आ रहा है। वकारी वो शख्स है जिसने सरफराज के अगेंस्ट साजिशों का जो जितना भी जाल था वो उसी ने बुना था और फिर वर्ल्ड कप में सरफराज के साथ क्या किया था। तो भाई इन दोनों को सरफराज कबूल नहीं है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि अजहर महमूद के लिए उन्होंने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को जो है तस्लीम किया और उसको हेड कोच नहीं लाए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप सरफराज को लाना चाहते हैं तो सरफराज को लाएं, लेकिन उसके साथ टीम दूसरी रखें। और अगर मिसबाह को लाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी लॉबी ज्यादा टाइट है, मिसबाह ज्यादा साजिशी है, वो सरफराज की तरह सीधा साधा बंदा नहीं है। तो अगर आपको मिसबाह को लाना है तो फिर मिसबाह के साथ कोई दूसरी टीम दे दें, और अगर सरफराज को लाना है तो उसकी टीम बिल्कुल अलग दें। लेकिन इन दोनों को एक साथ लाएंगे तो टीम का नुकसान होगा, मेरिट पे फैसले नहीं होंगे। पर्ची सिस्टम को उरूज देगा मिसबाह, और मिसबाह ही का ये सारा कारनामा है। उसके अपने खुद फैमिली के जो ताल्लुकात है क्रिकेट में और जिस तरह से वो लोगों को इन करता रहा है, खुद अपने बेटे को भी, तो आप सब जानते हैं। ठीक है, तो अभी वैसे ये र्यूमर्स हैं, अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। तो मुश्तबा मुझे ये बताएं क्विकली आपके पास क्या इंसाइट्स हैं, पीसीबी में क्या चल रहा है, क्या वाकई मिसबाह और सरफराज एज चीफ सेलेक्टर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मिसबाहुल हक और सरफराज अहमद को जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और मेरे ख्याल से अभी इसका बाकायदा ऐलान जो है PSL के बाद किया जाएगा। मिसबाह और सरफराज की जैसे इन्होंने बात की, बिल्कुल बात है कि मिसबाह और सरफराज का जो है एक अच्छा कम्बिनेशन बनता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि माजी में भी देखा गया कि मिसबाहुल हक और सरफराज में काफ़ी इख्तलाफात सामने आए हैं और सरफराज का अगर कैरियर कहा जाए तो मिसबाहुल हक की वजह से ही इख्तिताम पजीर हुआ। तो अभी देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको किस तरह इनको दोनों को बिठा सकता है और क्या अपने इख्तलाफात को बुलाकर पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, या क्या PSB इसमें आखिरी मोमेंट पे चेंजेस करेगा और मिसबाहुल हक को और सरफराज को एक साथ नहीं लेगा, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन PSL सीजन के बाद ये इसका कुछ फैसला होना बाकी है। ठीक है, यानी कि फैसला होना बाकी है अभी। साजिद खान साहब, आपकी इस पर क्या राय है? क्या सरफराज को एज अ चीफ सेलेक्टर लाने के लिए क्या अजाला किया जा रहा है जो माजी में गलत फैसले किए, जो नाइंसाफियां की गई उनके साथ? देखिए, आप दोनों को मैंने असगर भाई को भी सुना और उनको भी सुना। यकीनी तौर पर मुश्तबा को बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजूद है। देखें, मुझे थोड़ा टाइम दिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रेड बॉल का कोच और चीफ सेलेक्टर बनाया जा रहा है सरफराज को।
चीफ सेलेक्टर की बात की जा रही है, मिसबाह उल हक जो हेड कोच के जिनका नाम लिए जा रहा है, मुआजी हाल मुस्तकबिल उनकी क्या कारकर्दगी है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब कोच का जो वो दिए जाता है 10 साल का क्या एक्सपीरियंस है उनका, तो सवाल ये पैदा होता है मिसबाह उल हक जो नाकाम रहे पाकिस्तान की, अगर कोचिंग के हवाले से की बात की जाए, चीफ सेलेक्टर के हवाले से बात की, वो बहुत टोटली नाकाम किए। उसके मुकाबले में आप किसी को भी लेके आ जाए, नाम पे नहीं बात की जाए, मगर सरफराज के कैरियर की अगर बात की जाए, पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान, कामयाब तरीन पाकिस्तान के अगर रोल मॉडल देखा जाए, आज ही हम कप्तान की बात करते हैं, सरफराज से अच्छा कोई कप्तान नहीं है, मगर सरफराज के साथ जो जुल्म किया गया है ना, तो मैं ये समझता हूँ सरफराज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच और चीफ सेलेक्टर जो मिसबाह साहब को 2022 में बनाया था ना, तो सरफराज को तमाम जिम्मेदारी दें और सरफराज पे इत्मीनान करें। जो पाकिस्तान की गिरता हुआ ग्राफ है ना, टेस्ट में 8वें नंबर पे, 2020 में 9वें नंबर पे, आप कह रहे हैं कि 7वें उनको नंबर पे। जिम्मेदारियां दें, लेकिन पहले जरा माफियां तलाफियां भी कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि दिल साफ हो जाए। साजिद खान साहब, आज के मैच के हवाले से आप क्या कहेंगे? कराची वर्सेस इस्लामाबाद, मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, माफी किस बात की? देखिए जिसने जो करना था वो कर दिया ना। सरफराज का 2022 में जो कमबैक हुआ है, तारीखी कमबैक, 2000 अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो कमबैक किया है, पाकिस्तान की तारीख में 4 साल बाद रह के उससे आगे तारीख बनाई, फिर ओडीआई में आप ड्रॉप करते हैं, रिजवान को फ्री हैंड देते हैं, तो क्या का इंसाफ था? फिर उसको ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में एक टेस्ट मैच खिलाते हैं, उसके बाद उसको गायब कर देंगे स्क्रीन से। फिर बात ये हो रही है, मेरा मौका पे सारी जिम्मेदारी का मकसद ये है, ठीक है आप सरफराज को जिम्मेदारी दें और उसके साथ कोई यंगस्टर जितने भी आ रहे हैं उसके साथ रखें। और आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, मुझे क्विकली ये बता दें प्लीज, आपके आज के मैच के हवाले से आपकी क्या राय है? इट्स इस्लामाबाद वर्सेस कराची। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आज का मैच। यकीनी तौर पर जिस तरह इस्लामाबाद 4 के 4 मैच जिस तरह हार गई है, और आज की मैच की बात करते हैं कराची बहुत ज्यादा ग्रीप में आ गई है। नबी की बात करूं, खुद शाह की बात करूं, फिर अब्बास आफरीदी जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं ना, फिर हसन जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया है, दीगर पैनलिस्ट की तरफ भी मुझे जाना है। मुश्तबा क्विकली आप बताइएगा कि आज क्या लग रहा है आपको, कौन जीतने जा रहा है? देखिए जिस तरह इस्लामाबाद पिछले 4 मैच हार चुकी है और दूसरी टीमों की बुनियाद पर वो अगले राउंड में गई है, और कराची किंग्स एक तरफ देखा जाए तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस के थ्रू अपनी कमबैक किया है, वार्नर ने जो बेहतरीन अंदाज से कमबैक किया, तो आज का मैच बड़ा दिलचस्प होगा। और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये मैच जीतना चाहिए ताकि अगले राउंड से पहले उनका जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर बाहर हो। तो मेरे ख्याल से आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को थोड़ा सा अपर। आसकर आपको क्या लग रहा है, हु इज गोइंग टू विन टुडे? कराची किंग। कराची किंग्स। इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। असगर अजीम, साजिद खान साहब और इसके अलावा सुबह हसन फ्रॉम पिंडी हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।